नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले इस समय की बड़ी खबर आपको दे दे, पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। भारत रत्न के लिए किसी के नाम का ऐलान तो नहीं है, लेकिन पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे शामिल हैं, एसपी बालासुब्रमण्यम, जिन्हें मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, डॉक्टर BM हेगड़े मेडिसिन के क्षेत्र में कर्नाटक से उन्हें दिया जा रहा है, श्री नरेंद्र सिंह मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग USA की, मौलाना वहीदुद्दीन खान जिन्हें आध्यात्म के क्षेत्र में दिया जा रहा है, श्री BB लाल आर्कियोलॉजी से, सुदर्शन साहू आर्ट के लिए। पद्म भूषण 10 लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें कुछ राजनीतिक नाम भी शामिल हैं। श्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत, केशुभाई पटेल को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। कल्बे सादिक, उन्हें भी मरणोपरांत आध्यात्म के क्षेत्र में इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। साथ ही तरुण गोगोई को भी मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। मिस केएन शांता कुमारी चित्रा आर्ट के क्षेत्र से, चंद्रशेखर कांबरा साहित्य, सुमित्रा महाजन को भी इस सम्मान से नवाजा गया है। नृपेंद्र मिश्रा सिविल सर्विस के क्षेत्र में, उन्हें भी यह सम्मान है। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ ट्रेड और इंडस्ट्री, और साथ में तरलोचन सिंह को भी इस सम्मान से नवाजा गया है पद्म भूषण से। पद्मश्री 102 लोगों को दिया जा रहा है इस साल। तो कुल मिलाकर जो 2021 की सूची में शामिल हैं वो बड़े नाम हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें भारत रत्न का तो नाम नहीं है, लेकिन हां, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम हमारे सामने हैं। हिमांशु मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसी उम्मीद भी कर रहे थे कि मुमकिन है कि भारत रत्न को लेकर कोई ऐलान हो, और बहुत सारी अटकलें उसको लेकर भी ली जा रही थी, लेकिन शिंजो आबे को पद्म विभूषण का सम्मान देना, या फिर राजनीति के क्षेत्र से कई लोग ऐसे जिन्हें पद्म भूषण का सम्मान, क्या कहती है ये सूची? लंबे समय तक सांसद रही, पब्लिक सेवा की है, रामविलास पासवान दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। हिमांशु, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, हिमांशु मिश्रा को हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन हम आपको जो पूरी जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और उसके अलावा पद्मश्री सम्मानों का ऐलान हुआ है आज। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म सम्मानों का ऐलान किया जाता है, और उसमें ये सारे नाम जो हम आपके सामने रख रहे हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और साथ ही पद्मश्री के। हिमांशु, आवाज आ रही है आपको? SI के जी बिल्कुल श्वेता। हिमांशु जी, जिस तरह की सूची है, हम सब इंतजार कर रहे थे कि क्या भारत रत्न किसी को इस साल दिया जाता है या नहीं, लेकिन अभी जो सूची हमारे सामने है उसमें शिंजो आबे के साथ साथ जो राजनीतिक नाम भी शामिल हैं, इस पूरी सूची में संकेत क्या है या संतुलन क्या है? देखिए, बिल्कुल पूरी सूची जो है वो बहुत ही संवेदनशील तरीके से बनाई गई है। हर बार प्रधानमंत्री के, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं,
वो कुछ अलग लोगों को चुनकर लेके आते थे जो सोशल वर्क करते थे, अलग अलग चीज़ों के लिए काम करते थे, यूनिक काम करते थे, उनको पद्मश्री अवार्ड से जो है वो नवाजा जाता था। इस बार भी प्रधानमंत्री ने कुछ इसी तरीके की सूची रखी है। आप देखिए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को रखा है। उन्होंने बीबी लाल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर थे, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर एक बड़ी भूमिका, ये कह सकते हैं कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा था उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, तो बीबी लाल को भी पद्म विभूषण दिया है। साथ ही साथ नृपेंद्र मिश्रा को दिया है जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, रामविलास पासवान, तरुण गोगोई, सुमित्रा महाजन, तमाम इस तरीके के लोग हैं। और कोई किसी पार्टी को देखकर नहीं दिया गया, सब पार्टीज के भी और सोशल वर्क जिन लोगों ने किया है उनको जो है पद्म अवार्ड से नवाजा गया। एक अच्छी सूची कह सकते हैं कि इस बार भी देखने को मिली है। और किसी तरीके का कोई ये कह सकते हैं कि ना विपक्ष और सबको दिया गया। त्रिलोचन सिंह जो है उनको भी दिया गया है पद्म भूषण। तो एक अच्छी तरीके से जो है ये कहा जा सकते हैं कि इस तरीके की सूची निकालकर एक ये जरूर है संदेश कि सभी पार्टियों को साथ में रखने की कोशिश की और जिन्होंने देश सेवा की, समाज की सेवा की है, उनको भी पद्म अवार्डीज की लिस्ट में इस बार जगह मिली है। जी, और भारत की जो दोस्ती दिखाने का जो तरीका रहता है, चाहे वो शिंजो आबे ही क्यों ना हो, जिनसे जिस तरीके का रिश्ता रहा भारत जापान का, पूर्व जब वो प्रधानमंत्री थे जापान के, तो उस समय उन्हें भी एक शुक्रिया कहने का तरीका है। तो देश की राजनीति हो या हिंदुस्तान की कूटनीति हो, हर जगह पर अपनी एक चिन्ह को अंकित करता हुआ ये पद्म अवार्ड्स की जो पूरी सूची है। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी बातचीत के लिए। हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले खबरों को अब खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। देश में भारत के महान गणतंत्र का उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन इस उत्सव के साथ साथ ये मौका है उन शहीदों को याद करने का जो देश के दुश्मनों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए और भयानक ठंड में भी अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला करते रहे। हर साल गणतंत्र दिवस पर देश के सपूतों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ जो हिंसक झड़प हुई थी, उसमें उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी। कर्नल संतोष बाबू की वीरता का करंट ऐसा था कि चीन को बहुत जोर का झटका लगा था। आज गलवान के महावीर की गाथा आपको दिखाएंगे। वैसे चीन के सुधरने के कोई आसार नहीं लगते। चीन एक ऐसा पड़ोसी है जो सामने बैठकर मुलायम आवाज में सारी समस्याएं सुलझाने की बातें करता है, मीटिंग में शिष्टाचार का नाटक करता है और पीछे से भारत की जमीन को हड़पने का षड्यंत्र रचता है। लद्दाख के बाद सिक्किम में भी चीन ने ऐसी कोशिश की है, लेकिन भारत ने उसे पूरी तरह नाकाम कर दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसी खबरें हैं कि चीन के करीब 20 सैनिक इस समय भारतीय सेना से मार खाने के बाद अपनी मरहम पट्टी करा रहे हैं। भारतीय सेना ने कैसे चीन को डबल क्रॉस करने वाली साजिश का जवाब दिया, इसकी इनसाइड स्टोरी आ चुकी है, आपको पूरी जानकारी देंगे। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम आपको कल होने वाली परेड का प्रीव्यू भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस बार परेड में नया क्या होने वाला है। अच्छी बात यह है कि कुछ मिनटों में ही आप कल कई घंटों तक होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की नई बातों को जान पाएंगे। इस विश्लेषण को देखने के बाद जब आप कल सुबह गणतंत्र के उत्सव में शामिल होंगे और परेड देखेंगे, तो आपके पास पहले से ही बहुत सारी जानकारियां होंगी। 9:30 बजे इस विश्लेषण को मिस मत कीजिएगा। और पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 35% बढ़ गई। ऑक्सफैम की नई रिसर्च रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसका सार यह है कि महामारी में अमीर तो और पैसे वाले हो गए, लेकिन गरीबों को पहले जैसे हालात में वापस लाने में 10 साल लग सकते हैं। दुनिया भर में गरीबों की संख्या 50 करोड़ बढ़ गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर बार देश अपने वीरों का सम्मान करता है, लेकिन इस बार यह मौका बेहद खास है, क्योंकि देश पिछले साल मई से ही लद्दाख में चीनी षड्यंत्रों के खिलाफ सर उठाकर खड़ा है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वालों में से एक थे शहीद कर्नल संतोष बाबू। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। भारत की इस महावीर की शौर्य गाथा हर हिंदुस्तानी के मन में देश के प्रति गर्व की भावना बढ़ा देगी। मिटाकर शत्रु को जो मिट गए खुद आन की खातिर, उन्हें शत शत नमन मेरा, उन्हें शत शत नमन मेरा। जिन्होंने बर्फ में भी शौर्य की चिनगारियां बोदी, पहाड़ी चोटियों पर भी अभय की क्यारियां बोदी। भगाकर दूर सारे गीदड़ों सारे श्रृगालों को, जिन्होंने सिंह वाले युद्ध में खुददारियां बोदी। एक कवि ने शायद गलवान के बलवानों के लिए ही ये पंक्तियां लिखी होंगी।
उनके शौर्य, उनके साहस, उनके तप ने चीनियों का वो षड्यंत्र नाकाम कर दिया जिसके बूते वो भारत को लद्दाख से डिगाने चले थे, भारत को हराने चले थे, हमारा सम्मान गिराने चले थे। 15 जून 2020 की गलवान की उस सर्द रात को 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडर कर्नल संतोष बाबू ने अपनी जान लुटाकर वतन का फर्ज निभाया था। उनके समेत रेजिमेंट के 20 जांबाजों ने मातृभूमि का कर्ज चुकाया था। अब देश अपना हक अदा कर रहा है। मरणोपरांत कर्नल संतोष बाबू को भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान महावीर चक्र देने की तैयारी कर रहा है। संतोष बाबू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने वाले दूसरे रणबांकुरों का भी देश वीरता के मेडल से सम्मान करने जा रहा है। गलवान घाटी की खूनी भिड़ंत में चीनी सेना के दांत खट्टे करने वाले कर्नल संतोष बाबू को इस 26 जनवरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके 19 साथियों की वीरता को भी देश सलाम कर रहा है। ये दिखाता है कि लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल तक चीनी साजिशों को भारतीय सेना हर मोर्चे पर नाकाम कर रही है। गलवान के शहीदों को युद्ध काल के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ये दिखाता है कि चीनी सेना के खिलाफ भारतीय सेना की जंग अभी जारी है। अभी चंद दिनों पहले ही कर्नल संतोष बाबू समेत गलवान के 20 वीरों का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी शान से उकेरा गया है। गणतंत्र दिवस पर भारत के वीरों को श्रद्धा के फूल चढ़ाने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल आएंगे, तब याद आएगा कर्नल संतोष बाबू का अमर बलिदान। याद आएगी कर्नल संतोष बाबू और उनके साथियों की दिलेरी। उस इतिहास को नमन करने की बेला आएगी जिसने चीन की हेकड़ी को मिट्टी में मिला दिया। जो मेरे साथ फैमिलीज भी है, उन सब की मेरा तरफ से भी मेरा यही निवेदन है कि पूरा देश और थोड़ा सपोर्ट करने से फौजी आगे बढ़ेगी। महावीर चक्र भारत के युद्ध के समय वीरता का पदक है। ये युद्ध में असाधारण वीरता को प्रकट करता है। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित करना और उनके साथियों को वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करना ये साफ दर्शाता है कि गलवान में जो हुआ वो चीन के साथ युद्ध था। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर गलवान के वीरों के अलावा जिन बहादुरों को देश सम्मान दे रहा है, उनमें सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर मोहन लाल भी हैं। 2019 में जब पुलवामा पर हमला हुआ था तो उन्होंने सीआरपीएफ के काफिले से टकराने वाली विस्फोटकों से भरी कार का पीछा किया था और उस कार को रोकने के लिए उस पर फायरिंग भी की थी। वो उस आतंकी घटना को रोक तो नहीं सके थे, लेकिन सोचिए वो ना होते तो पुलवामा की घटना और कितनी बड़ी आतंकी वारदात होती। मोहनलाल को वीरता का सर्वोच्च पुलिस मेडल मिला है। असाधारण वीरता पर राष्ट्रपति के पुलिस मेडल के लिए मोहनलाल के अलावा झारखंड पुलिस के एएसआई पनुआ ओरांव का भी नाम शामिल है। ओरांव ने वतन पर मिटकर नक्सल विरोधी अभियान में हिस्सा लिया था। कमलजीत सिंह संधू के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। लद्दाख में चीन के साथ भारत की तनातनी के बीच कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र मिलना बेहद अहम है। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा युद्ध काल का सैनिक सम्मान है। चीन के साथ मौजूदा परिस्थितियों को यानी सरकार किस स्तर पर देख रही है, इस सम्मान से इसका संकेत और संदेश भी मिल रहा है। इससे पहले साल 2000 में महावीर चक्र दिया गया था, यानी इससे पहले करगिल युद्ध के बाद महावीर चक्र दिया गया है। साल 1972 में यानी 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद सबसे अधिक 64 महावीर चक्र दिए गए थे। गलवान में चीन को हमारे जवानों ने करारा जवाब दिया था। महीनों तक तनाव भरे हालात में हमारे जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। जब ठंड बढ़ी तो चीनी सैनिकों के पांव उखड़ गए। वो ठंड की वजह से भाग खड़े हुए, लेकिन भारत के वीर टस से मस नहीं हुए, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं। वो बातचीत की टेबल पर बैठकर भी पीठ पर खंजर भोंकता है, जमीन हड़पने के दांव खेलता है। सिक्किम में चीन ने ऐसी ही कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना हर समय सजग रहती है। इसीलिए भारतीय गणतंत्र और संप्रभुता के खिलाफ
चीन का षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस घटना की इनसाइड स्टोरी आप। चीन खुद को भले ही महाशक्ति मानता है, लेकिन उसके पड़ोसियों की नजर में उसकी हैसियत भू माफिया से ज्यादा नहीं। पराई जमीन पर हमेशा चीन की नजर रहती है। भारत की जमीन हड़पने के लिए वो दोस्ती की आड़ में बार बार धोखा देता जा रहा है। जरा सोचिए, जब लद्दाख में दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर बैठक की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त चीन ने अपनी एक दूसरी टीम को काम पर लगाया हुआ था। सिक्किम में भारत की जमीन हड़पने का कार्यक्रम चल रहा था। 5 दिन पहले सिक्किम के नाकुला बॉर्डर पर तैनात चीन की एक टुकड़ी में हलचल देखी गई। चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के बहाने बॉर्डर के बिल्कुल करीब तक पहुंच गए थे। भारतीय सेना के जवान इस टुकड़ी को ट्रैक कर रहे थे और इसी दौरान झड़प हो गई। जैसे ही चीनियों ने हिमाकत की, पहले से तैयार सेना ने उन्हें ललकारा और वापस लौटने को कहा। लेकिन चीनी सैनिक सभ्य भाषा में कोई बात कहां मानते हैं। जाहिर है, इसके बाद जवानों ने उसी भाषा में चीन को समझाया जो उसे समझ में आती है। पहले कहा सुनी हुई और इसके बाद चीनी सैनिक हाथापाई पर उतर आए। सूत्रों का दावा है कि इस भिड़ंत में चीन के करीब 20 सैनिक जख्मी हुए। भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी सैनिक को खदेड़ दिया। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। खून जमा देने वाली सर्दी के बीच चीनी सेना की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल तक चीनी सेना घुसपैठ की कोशिशें कर रही है। लेकिन भारतीय सेना हर मोर्चे पर उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना अब चीनी सेना को गलवान जैसी किसी घटना को दोहराने का मौका नहीं दे सकती। चीन के धोखे का गणित समझिए। घुसपैठ फेल होने और भारतीय सेना के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद उसे सांप सूंघ गया, बोलती बंद हो गई। कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन भारतीय सेना ने एक बयान जारी करके पूरा घटनाक्रम समझाया। सिक्किम सेक्टर में भारतीय फौज और पीएलए के जवानों के बीच टकराव को लेकर हमें कई सवाल मिले हैं। ये साफ किया जाता है कि 20 जनवरी 2021 को उत्तरी सिक्किम के नाकुला इलाके में मामूली झड़प हुई थी और स्थापित प्रोटोकॉल के मुताबिक स्थानीय कमांडरों ने उसे सुलझा लिया। समझता है कि दबाव की राजनीति करके वो नेगोशिएटिंग टेबल पे नेगोशिएट करके गिव एंड टेक करके वो हिंदुस्तान को विवश कर सकता है कि माउंटेन टॉप्स खाली करो। लेकिन चीन भ्रम में है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आज का हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं है और सेना तो सक्षम है ही। तो चीन ये बहकावे में न रहे, इस भ्रम में न रहे कि वो हम पर दबाव डाल पाएगा। अब हम चीन को बैकफुट पे डालेंगे, अब हम चीन को सबक सिखाएंगे। सवाल ये नहीं है कि मुठभेड़ कितनी बड़ी थी, सवाल चीन की फितरत पर है। लद्दाख में पिछले 10 महीने से यही हो रहा है, लेकिन हर बार चीन अपने इरादे में नाकाम रहा है। नाकुला बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की घटना नई नहीं है। पिछले साल भी मई के महीने जब दोनों देश कोरोना संकट से जूझ रहे थे, तब चीनी सैनिकों ने अतिक्रमण की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों ने जब चीनी सैनिकों को समझाने की कोशिश की तो वो धक्का मुक्की पर उतर आए। भारतीय फौज ने भी इसका करारा जवाब दिया था। तब 7 चीनी जवानों को चोटें आई थी। एलएसी पर चीन हमेशा जमीन हड़पने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका प्लान पिट जाता है। जून 2020 को गलवान में वीर सैनिकों ने शहीद होने से पहले 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को जहन्नुम भेजकर घुसपैठ की सजा दी थी। 2017 में डोकलाम से भी अपने कदम खींचने को मजबूर हुआ है। 1987 में अरुणाचल के मोर्चे पर उसकी मिट्टी पलीद हो चुकी है। 1967 में सिक्किम के मोर्चे पर भारत से पिट चुका है। जहां तक चीन का सवाल है, हमको बिल्कुल जैसे पे तैसा करना होगा, जैसे पे तैसा करना होगा। और अगर चीन फिर दुस्साहस करे तो उसको डिटर करना जरूरी होगा। जवानों की जानें इतने सस्ते में हम नहीं दे सकते किसी भी कीमत में। मुझे पक्का है भारत की फौज रिटेलिएट करेगी। यानी पिछले 59 साल से चीन बिल्कुल नहीं बदला है। लद्दाख से अरुणाचल तक उसकी एक ही नीति है। लेकिन 1962 के बाद हर मोर्चे पर भारतीय सेना ने बीजिंग को यह संदेश दिया है कि जमीन निगलने का कोई प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। जिनपिंग के जवान आगे बढ़ेंगे तो जवाब में तांडव होगा। राहुल श्रीवास्तव के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पूरा देश कल गर्व के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस
भारत की सैन्य शक्ति और भारत की एकता अखंडता की शक्ति का प्रतीक है। इस दिवस का यह संदेश है कि भारत एक है, देश का हर नागरिक सुरक्षित है। कल का दिन बहुत खास होने वाला है। कोरोना काल में पूरी दुनिया बदलाव को अपनाने पर मजबूर है। यही वजह है कि कल आपको गणतंत्र दिवस में कई बदलाव दिखाई देंगे, लेकिन भारतीय सेना की शक्ति का प्रदर्शन जस का तस रहेगा। पहली बार राजपथ पर राफेल का शौर्य नजर आएगा। कल के समारोह में 2 बार राफेल राजपथ के ठीक ऊपर से उड़ान भरेगा। पहली बार वो विक फॉर्मेशन के साथ 1 राफेल, 2 जगुआर और 2 मिग-29 आगे आएंगे। दूसरी बार परेड खत्म होने पर अकेला राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली आपके सामने पेश करेगा। राफेल के अलावा रक्षक, एकलव्य, रुद्र जैसे फॉर्मेशंस नजर आएंगे। कल की परेड में मेड इन इंडिया का स्वाभिमान भारत के मस्तक पर दिखाई देगा। कल परेड देखने से पहले आज 2 रिपोर्ट्स आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। ये रही पहली रिपोर्ट। राजपथ सज रहा है कृतज्ञ राष्ट्र से 72वीं सलामी लेने की। राजपथ तैयार हो रहा है जल थल नभ के प्रहरी अपने सपूतों के स्वागत के लिए। राजपथ प्रतीक्षारत है सर्वशक्तिमान, स्वाभिमान और महान भारत की महानताओं के प्रदर्शन की झांकियों के अवलोकन के लिए। यहाँ पर एक एक करके राज्यों की झांकियां हो या फिर वो नन्हे स्कूल के बच्चे जो यहाँ पर आकर नृत्य की पेशकश कर रहे हैं, राजपथ की रौनक जरा भी कम नहीं हुई। कोरोना गाइडलाइंस के चलते इस बार माना कि दर्शकों की संख्या 1 लाख नहीं बल्कि 25,000 ही होगी, जिनमें आम दर्शकों की संख्या सिर्फ 4,000 होगी। कोई विदेशी मेहमान इस बार नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, जब चीन पाकिस्तान के एक साथ होश उड़ा देने वाला राफेल पहली बार राजपथ के आसमान में उड़ान भरेगा तो वो पल अविस्मरणीय होगा। जब पहली बार राजपथ पर बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भारतीय जवानों के साथ कदम ताल करेगी, तब याद आएगा ठीक 50 साल पहले का वो स्वर्णिम विजय दिवस जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बिखर गया था। भारतीय सेना की अलग अलग मार्चिंग कंटिंजेंट्स जब राजपथ पर आगे बढ़ेंगी, उससे ठीक पहले बांग्लादेश की एक ट्राई कंटिंजेंट यानी कि जल थल नभ को प्रदर्शित करते हुए बांग्लादेश की जो मार्चिंग टुकड़ी है वो इस पर आगे बढ़ेगी और वाकई वो दृश्य अद्भुत है। पहली बार भारत की फाइटर पायलट भावना कंठ एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनकर दुश्मन को ललकारेंगी। पहली बार लद्दाख की झांकी राजपथ पर निकलेगी और उन लोगों को ललकारेगी जो 370 का रोना आज भी रोते हैं। पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की झांकी स्वदेशी वैक्सीन का उद्घोष करेगी। पहली बार विंटेज डकोटा विमान 1971 की याद दिलाता, दुश्मनों को दहलाता उड़ान भरेगा। राफेल राजपथ का शो स्टॉपर रहेगा। फ्लाई पास्ट के जरिए राफेल पहली बार सार्वजनिक तौर पर देश के लोगों के सामने आएगा। फ्लाई पास्ट में इस बार 42 विमान शामिल होंगे, जिनमें 15 फाइटर, 5 ट्रांसपोर्ट, 17 हेलीकॉप्टर और 1 विंटेज विमान, साथ ही 4 आर्मी एविएशन एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। राफेल तो दुश्मनों की नसों का खून जमाएगा ही, साथ में सुखोई 30 से उनकी धड़कनें बढ़ेंगी। मिग-29 से खौफ बढ़ेगा और जैगुआर से हौसले पस्त होंगे। 42 विमानों की हुंकार का एक एक पल यही कह रहा होगा कि सुन ले दुश्मन ध्यान से। इसको गेम चेंजर माना जाता है। इसके मुकाबले में ना तो चाइना के पास जो उनका J-20 है वो इसका मुकाबला कर सकता है, और पाकिस्तान के पास तो अभी भी F-16 है। राफेल की खासियत है कि ये ग्राउंड अटैक भी कर सकता है, शिप पर भी हमला कर सकता है, एयर टू एयर इसके पास बहुत सारे मिसाइल ये उठा के ले जाता है। एयर टू एयर मिसाइल फायर करता है जो कि 150 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकता है, और F-16 सिर्फ 100 किलोमीटर तक की रेंज पे फायर कर सकता है।
तो उसको नजदीक आने से पहले ही रफाल बर्बाद कर सकता है। हम अपनी तरफ से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। 1971 की विजय और भारतीय जवानों के शौर्य की 50वीं वर्षगांठ का शुभ अवसर है। इसीलिए पहली बार राजपथ पर विंटेज डकोटा विमान के साथ 2 MiG-29 मिलकर एक फॉर्मेशन बनाएंगे। राजपथ पर पहली बार रक्षक फॉर्मेशन भी दिखेगा, जिसमें एक Mi-35 और 4 अपाचे का कॉम्बिनेशन होगा। ये यादगार पल उस वक्त यादों की बारात बन जाएंगे जब राजपथ पर भारत और बांग्लादेश की सेनाएं एक साथ मार्च पास्ट करती थी। बांग्लादेश की टुकड़ी में जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के सैनिक रहेंगे। ये सैनिक 30 जनवरी तक भारत में रहेंगे। बांग्लादेश के लिए अपने जन्म के 50वें साल में भारत की धरती पर होना भावुकता का पल होगा, जब पाकिस्तान के जुल्मों से उन्हें आजादी मिली थी और उन्हें उनका अपना देश मिला। पाकिस्तान के लिए यह दृश्य असहनीय होगा, क्योंकि उसे याद आएंगे अपने 90,000 सैनिक जो भारतीय वीरों के सामने सर झुकाए सरेंडर किए खड़े थे। दुश्मन अपनी दुर्मति से सिमटते गए, भारत अपनी सहृदयता से आगे बढ़ता गया। राजपथ की झांकी उसी बढ़ते भारत की तस्वीर है और बुलंद भारत की भी। देश आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और भारतीय सेना इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कल जब पूरा देश अपने वीर सैनिकों को राजपथ पर निहारेगा, उस समय स्वदेशी हथियारों की ताकत भी दिखेगी। आप भारतीय सेना में शामिल नए और अत्याधुनिक हथियारों को देख सकेंगे। हथियार बेहतर हो और भारतीय सैनिकों का बेजोड़ हौसला हो तो फिर हमारे सामने कोई दुश्मन नहीं। 72वां गणतंत्र, राष्ट्र के स्वाभिमान और संप्रभुता का उत्सव, हर भारतवासी के लिए गर्व का पर्व, लेकिन देश के हर दुश्मन के लिए एक स्पष्ट चेतावनी भी। कई चीजें हैं जो पहली बार हो रही हैं, लेकिन पुरानी हुंकार का भी नया दम दिखेगा। गणतंत्र दिवस परेड में कमांडो फोर्स से गजब की रौनक आती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी ब्लैक कैट कमांडोज के कदम ताल से राजपथ झूम उठेगा। एनएसजी कमांडोज अपनी MP5 असॉल्ट राइफल्स, डैगर, नाइट विजन हेडगियर, बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होकर मार्च करेंगे और उनके ठीक पीछे उनके तमाम आतंक निरोधी उपकरणों की नुमाइश होगी। साथ ही होगा उनका एंटी हाईजैकिंग वैन शेरपा। अमेरिका में बने अपाचे हेलीकॉप्टर्स दिन और रात उड़ान भरने में सक्षम हैं। किसी भी तरह की खराब से खराब मौसम में ये उड़ान भर सकते हैं। उड़ान के समय अगर दुश्मन का निशाना इन पर लग जाए तो इनकी नोज पर सेंसर इन्हें बचाने में सक्षम है। ये टारगेट को जब निशाना बनाते हैं तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ये डेफिनेटली अपना जो फायर पावर और एक्यूरेसी है, इसमें गेम चेंजर है। 18 कंट्रीज में करीब ये डिप्लॉयड हैं। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में ये यूज हुए हैं और हर जगह ये सक्सेसफुली कहते हैं वहाँ पे कहते हैं डिप्लॉय हुए हैं और उन्होंने काम किया है। ये किसी भी दुर्गम से दुर्गम ऊंचाई पर भारतीय सेना का सबसे अच्छा दोस्त बनने की सारी खासियत रखता है। चिनूक की खासियत ये है कि किसी भी तरह के मौसम का सामना कर सकता है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्दी पहुंचा सकती है। सेना को हथियार आसानी से मुहैया करवाया जा सकता है। राजपथ पर चिनूक इस बात की गारंटी है कि भारत की सरहदों को कोई छू नहीं सकता और ये बात दुश्मन भी सुन ले ध्यान से। भीष्म को न परमाणु हथियार नुकसान पहुंचा सकता है न जैविक हथियार, लेकिन इसकी जद में जो आएगा उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस टैंक की ताकत इसकी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है। इस गन से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे जा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक लोडर है, फायर कंट्रोल। T-72 अजय में 125 mm स्मूथ बोर टैंक गन लगा है। एक 7.62 mm कैलिबर PKT मशीन गन है, जिसमें 250 राउंड इस्तेमाल को तैयार एम्यूनिशन है और कमांडर के सामने 12.7 mm कैलिबर NSB मशीन गन है। गणतंत्र दिवस पर BSF के जवानों ने खास तौर पर एक वीडियो के जरिए पूरे देश को शुभकामनाएं दी हैं। ये BSF की 33वीं बटालियन है, जिसे थंडरिंग 33 भी कहा जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीर रस से भरा ये वीडियो। अभी के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।